नमस्कार, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम गार्गी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसकी वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, जो न केवल अधीनस्थ बोर्ड की सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में बल्कि आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली एसआई भर्ती परीक्षा हो चाहे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, सभी में समान रूप से उपयोगी रहता है। तो इसमें हम पहले उन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो जनरली सभी एग्जाम्स जो है उनके सिलेबस में कॉमनली पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर के पहली वीडियो सीरीज में हम पहला वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे जीवों के अंदर नियंत्रण और समन्वय की क्रिया किस प्रकार से होती है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की मैकेनिज्म जो है वो जीवों के अंदर किस प्रकार की होती है, उसकी इस वीडियो लेक्चर में अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जीव शब्द को समझते हैं। प्रकृति के अंदर ऐसी कोई भी वस्तु जिसके अंदर जीवन पाया जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, जीवन बोलते हैं या उसको हम जीव बोलते हैं। तो जीवों के अंदर मुख्य रूप से पादप और जंतु ये दोनों शामिल रहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें दोनों की अलग अलग क्रियाएं पढ़नी है जो नियंत्रण और समन्वय से जुड़ी हुई होती है। जीवों के अंदर अलग पढ़ेंगे और उसके बाद में पादपों के अंदर इस क्रिया को हम अलग से पढ़ेंगे। तो जीव के अंदर हम जंतु और पादप दोनों को शामिल करते हैं। जीवों के अंदर विशेष रूप से जब हम बात करेंगे जंतुओं की, तो जंतुओं में हमें जो सिस्टम पढ़ने होते हैं इसमें वो मानव शरीर से संबंधित तंत्र जो है उनके बारे में हमें बात करनी है। तो विशेष रूप से हमारा फोकस पादपों के अंदर और साथ ही साथ मानव के अंदर नियंत्रण और समन्वय की क्रिया कैसे कंप्लीट होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जीव जो होता है इसका शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि कोई भी जीव जो है इस प्रकृति का, चाहे वो कितना ही सूक्ष्म है और कितना ही बड़ा है, उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हो सकता है एक कोशिका से मिलकर बना हो और हो सकता है हजारों लाखों अरबों की संख्या में कोशिकाओं के आपस में जुड़ने से उसका शरीर बना हो, लेकिन हर एक जीव के शरीर के अंदर कोशिका पाई जाती है। तो कहने का मतलब कोशिका जो होती है वो किसी भी जीव की संरचना बनाने वाली इकाई होती है। तो कोशिका को हम किसी भी जीव की संरचनात्मक इकाई कहते हैं, संरचनात्मक इकाई। अब जीव अपना जितना भी कार्य करता है वो सारा का सारा कार्य सूक्ष्म स्तर पर इसी कोशिका में पूरा होता है। हर एक जीव की जो अंदर शरीर के अंदर होने वाली जो क्रियाएं होती है वो सबसे पहले कोशिका से ही शुरू होती है या कोशिका में ही पूरी होती है। तो ऐसे जो शरीर की इकाई होती है उसको हम कार्यात्मक इकाई भी बोल सकते हैं, कार्यात्मक इकाई। तो अब हम दोनों को सम्मिलित रूप से ये कह सकते हैं कि किसी भी जीव की कोशिका जो होती है वो उसके शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जो सबसे सूक्ष्म होती है या सबसे छोटी होती है। तो अगर आपसे जनरली कोशिका के बारे में पूछे तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो ये एक जनरल सी परिभाषा है कोशिका के बारे में। अब कोशिकाएं जो है ये एक कोशिका भी हो सकती है और बहु कोशिका भी हो सकती है, कई कोशिकाएं हो सकती हैं। अब एक कोशिका के अंदर मुख्य जो संरचना पाई जाती है वो उसका केंद्रक होता है। उसके सेंटर वाले पार्ट के अंदर पाया जाने वाला जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और इस केंद्रक के चारों तरफ कुछ मात्रा में द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है जिसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। तो एक तरीके से कोशिका जो होती है इसके दो भाग होते हैं हमारे पास। एक अंदर वाला भाग है उसको हम केंद्रक बोल देते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस बोल देते हैं। और इसके बाहर पाया जाने वाला ये जो द्रव भाग होता है इसको अपने कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, इसको साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और इन दोनों को चारों तरफ से घेरे रखने वाली ये जो संरचना होती है जो चारों तरफ इसका कवर बनाती है इसको अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली बोल देते हैं, इसको कोशिका झिल्ली। तो कहने का मतलब एक कोशिका की अगर अपने सामान्य संरचना देखेंगे तो इसके अंदर हमें बीच में केंद्रक दिखाई देगा और उसके चारों तरफ हमें कोशिका द्रव्य दिखाई देगा और इन दोनों को घेरे रखने वाला जो एक कवर होता है कोशिका के चारों तरफ उसको हम कोशिका झिल्ली बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो एक तरीके से कोशिका सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे किसी भी जीव की। अब देखिए आप, ये कोशिकाएं जब संख्या के अंदर इकट्ठी होकर के एक समूह बना लेती है, कोशिकाएं जो है वो इकट्ठी होकर के एक समूह बना लेती है, तो ऐसे जो समूह होती है कोशिकाओं का जो समान कार्य और समान संरचना वाला होता है, कार्य भी समान होते हैं और संरचना भी समान होती है इन कोशिकाओं की, तो ऐसा जो समूह होता है उसको हम उत्तक कहते हैं, उसको हम उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू या उत्तक जो है वो कोशिकाओं के मिलने से बनने वाली एक बड़ी इकाई होती है जो समान संरचना और समान कार्य करने के लिए कोशिकाओं के आपस में ग्रुप बनाने से निर्मित होती है। इसके बाद में जब ये उत्तक स्तर आपस में मिल जाते हैं या उत्तक जो है उनका आपस में ग्रुप बन जाता है, तो ऐसा जो उत्तकों से बनने वाला ग्रुप होता है उसको हम सामान्य रूप से अंग की संज्ञा देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, अंग।
शरीर में हम बोलते हैं नाक है, कान है, आंख है, बहुत सारे अंग है हमारे शरीर में। तो ये जितने भी अंग होते हैं ये सारे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये उत्तकों का क्या होता है, समूह होता है। तो उत्तक से बड़ी यूनिट शरीर की जो है वो किसके रूप में काम करती है, अंग के रूप में काम करती है। अब विभिन्न प्रकार के अंग आपस में मिलकर जब एक बड़ी संरचना बना लेते हैं, अंगों के आपस में मिलने से जो बड़ी संरचना बन जाती है उसको सामान्य रूप से हम अंग तंत्र बोल देते हैं। अंग तंत्र ये हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, आपने नाम सुने, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है। तो तंत्र वर्ड हम किस संदर्भ में उपयोग में ले रहे हैं कि ये अंगों के आपस में कलेक्शन होने या अंगों के आपस में जुड़ने से बनने वाला एक बड़ा समूह होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अंग तंत्र की संज्ञा देते हैं। और जब हमारे शरीर के सभी अंग तंत्र आपस में जुड़ जाते हैं तो किसी भी शरीर किसी भी जीव की बॉडी या उसका शरीर बनता है, उसकी बॉडी या उसका क्या बनता है, शरीर बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि जीव जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, उसका स्तर जो है वो कोशिका से शुरू होता है, कोशिका से उसकी शुरुआत होती है और कोशिका से शुरुआत होने के बाद में ये आपस में बढ़ता हुआ किसी भी जीव का शरीर बनाता है। अब जरूरी नहीं है कि सभी जीवों के शरीर में ये सारी पार्ट जो है ये पाए जाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मनुष्य की, क्योंकि हमारा सिलेबस का पार्ट जो है वो मेन मनुष्य के तंत्र रहते हैं या मनुष्य की क्रियाएं रहती है। तो मनुष्य के अंदर इसी प्रकार का सारे प्रकार के जो यूनिट्स हैं वो काम करती है, यानी कि कोशिकाएं होती है शरीर में अरबों की संख्या में। वो कोशिकाएं समान कार्य वाली, समान संरचना वाले आपस में जुड़ती है और उनके जुड़ने से उत्तक बनते हैं। और उत्तकों का जो समूह होता है वो अपने आप में अंग या ऑर्गन बनाता है। अंग सारे आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और सारे अंग तंत्र मिलकर हमारी क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, हमारा शरीर बनाते हैं। तो हमारा शरीर कोशिका से शुरू होकर अंग तंत्र तक फैला हुआ है, सबके आपस में यूनिट में जुड़ने के कारण बना। ठीक है, तो अब हमें जो एक तरीके से जीव शब्द जिसको हमने परिभाषित किया है कि जीव के अंदर कौन से पार्ट जो है वो शामिल रहते हैं, और मैंने आपको बताया कि जीव के अंदर हमें पादप भी शामिल रखने हैं और जंतु भी शामिल रखते हैं। तो पादप और जंतु दोनों का जो शरीर है वो इसी प्रकार के सिस्टम से मिलकर बना होता है, इसी प्रकार के सिस्टम से मिलकर बना होता है। अब हम बात करेंगे जीवों के अंदर दो क्रियाएं, नियंत्रण और समन्वय की क्रिया। नियंत्रण का आप मतलब समझते हैं कि हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं को कंट्रोल रखना, नियंत्रण में रखना, वो होता है जीवों के अंदर नियंत्रण। और समन्वय का मतलब होता है ये सारी जो यूनिट्स हैं ये एक दूसरे के साथ सहयोग करके कार्य करें। ऐसा नहीं है कि अकेला हार्ट काम कर रहा है, श्वसन तंत्र उसका सहयोग नहीं कर रहा है, या अकेला मस्तिष्क काम कर रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती है ये सारी आपस में एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रूप से जुड़ी होती है। तो वो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है, आपस में समन्वय किस प्रकार से होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में अपने को स्टडी करनी है। तो हम अगर मूलतः देखें, सबसे पहले हम जंतुओं के अंदर नियंत्रण और समन्वय की क्रिया कैसे होती है। तो जंतुओं में मैं मुख्य रूप से जो जंतु के बारे में बात करूंगा वो है हमारा मानव शरीर। यानी कि अब हम बात करने वाले हैं कि मानव के अंदर नियंत्रण और समन्वय की क्रिया किस प्रकार से पूरी होती है। तो इस चैप्टर का जो मेन शीर्षक हमारा रहेगा वो मानव के अंदर नियंत्रण और समन्वय। जैसे ये चैप्टर हम पूरा कर लेंगे उसके बाद में हम बढ़ेंगे पादपों की तरफ, यानी कि पादपों के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की क्रिया कैसे होती है, नियंत्रण और समन्वय की क्रिया कैसे होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले मानव में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया। मानव में नियंत्रण और समन्वय, चलिए देखिए आप, मानव के शरीर में नियंत्रण और समन्वय से जुड़े हुए दो तंत्र काम करते हैं हमारे सामने। तंत्र का मतलब आप समझ जाना, अंगों से मिलकर बना हुआ बड़ा सिस्टम जो है उसको हम क्या बोलेंगे, तंत्र या सिस्टम बोलेंगे उसको। तो मानव के अंदर नियंत्रण और समन्वय से संबंधित दो तंत्र काम करते हैं। एक तंत्र को हम बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। दूसरा जो तंत्र होता है उसको हम बोलते हैं बहिस्रावी तंत्र, बहिस्रावी तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम। या एंडोक्राइन सिस्टम है, या एक्सोक्राइन सिस्टम। तो एक तो हमारे पास अंतःस्रावी तंत्र और एक बहिस्रावी तंत्र होता है, और एक इनसे ही जुड़ा हुआ हमारे पास एक सिस्टम और काम करता है जिसको हमने बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब देखिए आप,
नियंत्रण और समन्वय की क्रिया मुख्य रूप से जो डिपेंड करती है वो एक तो अंतःस्रावी तंत्र पर निर्भर करती है और दूसरी हमारी तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती है। ये दो तंत्र जो हैं ये हमारे शरीर में मुख्य रूप से नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। नियंत्रण और समन्वय का कार्य करने वाले जो तंत्र हैं उनको अपने एक को अंतःस्रावी तंत्र बोल देते हैं और एक को क्या बोल देते हैं, तंत्रिका तंत्र बोल देते हैं, नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। अब इन दोनों तंत्रों की अपने थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे और क्या होते हैं ये अंतःस्रावी तंत्र और कैसे ये बहिस्रावी तंत्र से अलग होते हैं इसके बारे में अपने बात करेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कोशिकाएं और कोशिकाएं आपस में ग्रुप में इकट्ठी होकर बनाती है उत्तक। कोशिकाएं आपस में इकट्ठी होकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। अब मानव के शरीर में जो उत्तक पाए जाते हैं ये दो टाइप के होते हैं मेनली। इनमें कुछ उत्तक तो ऐसे होते हैं जिनसे कोई ना कोई पदार्थ बाहर निकलता रहता है, ठीक है। यानी कि कुछ उत्तक जो होते हैं उनको हम बोलते हैं स्त्रावी प्रकार के उत्तक। स्त्राव का मतलब आप समझिए कोई ना कोई पदार्थ बाहर निकलता रहता है। और दूसरे जो उत्तक होते हैं उनको बोलते हैं अस्त्रावी उत्तक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टिश्यूज और इसको बोलते हैं नॉन सेक्रेटरी टिश्यूज। कहने का मतलब जिसमें से कोई ना कोई पदार्थ बाहर निकलता है जिस उत्तक से उसको अपने स्त्रावी उत्तक बोलेंगे और जिसमें से पदार्थ बाहर नहीं निकलता उसको अपने अस्त्रावी उत्तक बोलेंगे। तो हमारा जो सिस्टम है वो ये लेसन जो हम पढ़ रहे हैं ये मुख्य रूप से स्त्रावी उत्तक के ऊपर पढ़ रहे हैं, यानी कि जिनसे कोई ना कोई पदार्थ क्या निकलता है, बाहर निकलता है। अब ये स्त्रावी उत्तक भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। स्त्रावी उत्तक भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो ये उत्तक है हमारे पास। अब एक तो हमारा सिस्टम ये होता है कि इन कोशिकाओं से कोई ना कोई नलिका बाहर निकले, कोई ना कोई नलिका बाहर निकले। ये जो भी पदार्थ बाहर निकाले वो इस नलिका के माध्यम से हमारे रक्त में आए, ठीक है। नलिका के माध्यम से हमारे नलिका के माध्यम से कोशिका से बाहर निकले। और एक ऐसा उत्तक भी हो सकता है जिसमें ये नलिकाएं नहीं पाई जाती है, ये नलिकाएं नहीं पाई जाती। ये जो भी स्त्राव डाले वो सीधा रक्त में डाल दे, सीधा रक्त में डाल दे। तो यहां हम दो बातें पढ़ रहे हैं। स्त्रावी उत्तक वो उत्तक जिनसे कोई ना कोई पदार्थ बाहर निकलता है। ये निकलने वाला पदार्थ एक तो नलिकाओं के माध्यम से बाहर निकलता है और एक बिना नलिकाओं के सीधा रक्त में निकलता है। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। कोई पदार्थ कहीं से बाहर निकल रहा है और एक तो वो किसी नलिका के माध्यम से बाहर निकल रहा है, एक बिना नलिका के डायरेक्टली वो बाहर निकल रहा है। जैसे मान लो एक हमारे पास घर में नल की टोंटी है, उसके अंदर एक तो हम पाइप लगा दें, पाइप के माध्यम से पानी को आगे लेके जाएं, और एक बिना पाइप के डायरेक्टली उससे पानी निकले और वो सीधा बाहर निकले। तो ये हमारे पास दो अलग अलग सिचुएशन है। इसमें जो सिचुएशन नलिका वाली है, जिसमें नलिकाओं से पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, नलिकाओं से पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, वो उत्तक हमारे पास एक प्रकार से, या मैं एक बार पहले आपको यह बताऊं कि स्त्रावी उत्तक जो है इनको सामान्य रूप से अपने ग्रंथि बोलते हैं। सामान्य रूप से हम इनको क्या बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। स्त्रावी उत्तक जो होते हैं उनको जनरल भाषा में हम ग्लैंड या ग्रंथि बोलते हैं। अब ये ग्रंथि दो प्रकार की है हमारे पास। एक तो वो ग्रंथि जिनके नलिकाओं से पदार्थ बाहर निकल रहा है, और एक वो ग्रंथि जिसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। तो जिन उत्तकों के अंदर, स्त्रावी उत्तक के अंदर नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। उनको हम बोलते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। और जिनके अंदर नलिकाएं पाई जाती हैं उन उत्तकों को हम बोलते हैं बहिस्त्रावी नलिकाएं, बहिस्त्रावी ग्रंथियां। तो मानव शरीर के अंदर पाया जाने वाला जो स्त्रावी उत्तक होता है, जिससे कोई ना कोई स्त्राव बाहर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। ये ग्रंथि हमारे पास दो प्रकार की होती है। अब देखिए आप, ये हमारे पास स्त्रावी उत्तक है, स्त्रावी उत्तक है। और स्त्रावी उत्तक जो है उससे कोई ना कोई पदार्थ बाहर निकलता है, उसको हमने नाम दिया किसका, ग्रंथि का। ग्रंथि हमारे पास दो प्रकार की है। एक हमारे पास अंतःस्त्रावी ग्रंथि, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, और दूसरी ग्रंथि होती है उनको हम बहिस्त्रावी ग्रंथि बोलते हैं। बहिस्त्रावी ग्रंथि, जिन ग्रंथियों के अंदर नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो इनको हम बोल सकते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां। नलिका विहीन ग्रंथियां, उनको हम अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और जिनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, कहने का मतलब जो नलिका युक्त होती है, उनको हम बोल देते हैं बहिस्त्रावी। उनको हम क्या बोल देते हैं, बहिस्त्रावी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अपना स्त्राव जो होती है वो सीधा रक्त में डालती है। ये अपना स्त्राव क्या करती है, सीधा रक्त में डालती है, ठीक है। जबकि ये अपना स्त्राव जो है वो सीधा रक्त में नहीं डालती।
सीधा रक्त में नहीं डालते। क्यों? क्योंकि इनमें स्राव पहले नलिकाओं में जाएगा और फिर आगे कहीं बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा। इनमें ऐसा नहीं है, इनमें जो स्राव बाहर निकलेगा वो डायरेक्टली कोशिका से बाहर सीधा रक्त के अंदर आके मिल जाएगा। तो एक तरीके से अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम क्या बोल रहे हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां बोल रहे हैं। और इनके स्राव जो है वो सीधा किस में जा रहे हैं? रक्त के अंदर जा रहे हैं। कहने का मतलब इनका प्रभाव तुरंत रक्त के अंदर मिलते ही होगा। तो इनसे निकलने वाला जो स्राव होता है उसको हम हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। और इनसे निकलने वाला स्राव होता है उसको हम एंजाइम कहते हैं। उनसे निकलने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम। दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। हार्मोन क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। एंजाइम क्या है? बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थ एंजाइम कहलाते हैं। हार्मोन्स जो है ये नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलते हैं। ये अपना सीधा प्रभाव जो है वो रक्त के अंदर पहुंचकर दिखाते हैं। ये अपना प्रभाव सीधा रक्त में पहुंचकर न दिखाकर नलिकाओं के माध्यम से पहले किसी अंग में पहुंचेगा और अंग के अंदर अपना क्रियाविधि जो है उसको प्रदर्शित करेंगे। तो एंजाइम जो होते हैं हमारे शरीर में वो भी हमें कई प्रकार की क्रियाएं हमारे शरीर की नियंत्रित करते हैं। और हार्मोन जो होते हैं ये भी हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं पर नियंत्रण और समन्वय रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं कहने का मतलब। ठीक है, तो अभी हमें जो इस चैप्टर में बात करनी है वो मानव शरीर के अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बात करनी है। ये वाला चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो अभी बाद में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से पाचन तंत्र के रूप में हम इसकी बात करेंगे। यानी कि हमारे शरीर में निकलने वाले सबसे ज्यादा जो एंजाइम होते हैं वो हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं, हमारे शरीर के पाचन तंत्र में काम करते हैं। तो ये वाला चैप्टर हम अलग फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी हम नियंत्रण और समन्वय में जब बात करेंगे तो हमें एक सिस्टम की बात करनी है और वो सिस्टम हमारा कौन सा है? अंतःस्रावी तंत्र। और अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। और ग्रंथियां जो होती है इसमें कैसी होती है? नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, ट्यूबलेस ग्लैंड्स होती है, जिनके पदार्थ को हम क्या बोल रहे हैं? हार्मोन बोल रहे हैं। तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी कि सबसे पहले हमने बात की थी कि एक जीव के शरीर जो होता है उसके स्तर कौन कौन से होते हैं, लेवल कौन कौन से होते हैं। कोशिका से शुरू हुआ था, उत्तक का निर्माण हुआ, अंग का निर्माण हुआ, अंग तंत्र का निर्माण हुआ और अंग तंत्र से मिलकर बना हमारा क्या? शरीर। अब ये शरीर जो है जब हम पादप और जंतु के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो जंतु के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं मानव शरीर की। और मानव शरीर में जो तंत्र काम करता है, नियंत्रण और समन्वय से रिलेटेड तंत्र काम करते हैं, ये दो होते हैं हमारे शरीर में। एक अंतःस्रावी तंत्र होता है और दूसरा हमें तंत्रिका तंत्र के बारे में डिटेल से बात पढ़नी है। तो अंतःस्रावी तंत्र और इसके अपोजिट वर्ड जो है वो बहिस्रावी तंत्र, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो मैंने आपको बताया कि उत्तक हमारे शरीर में दो प्रकार के होते हैं, एक स्रावी उत्तक होते हैं और दूसरे कैसे होते हैं? अस्रावी उत्तक होते हैं। स्रावी उत्तक जो होते हैं इनको हम सामान्य रूप से क्या बोल देते हैं? ग्रंथि बोल देते हैं। ये ग्रंथियां जो होती है ये हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में और दूसरी हमारे पास कैसी? बहिस्रावी ग्रंथियों के रूप में। बहिस्रावी ग्रंथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है ये नलिका विहीन होती है। कहने का मतलब इनमें जो पदार्थ बनता है या बाहर निकलता है वो सीधा रक्त के अंदर आगे डलता है। इनसे निकलने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। और हार्मोन हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं। कौन से? उनके अगर हार्मोन की कमी या वृद्धि हो जाती है तो हमारे शरीर की क्रियाविधि या क्रियाएं जो होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, असंतुलित हो जाती है और उसके प्रभाव हमें विभिन्न प्रकार के रोगों के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो अब हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि मानव शरीर के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं जो हमारे शरीर को नियंत्रित और समन्वित करने का काम करते हैं। अगर वो हार्मोन कम या ज्यादा मात्रा में निकलते हैं तो उनसे मानव शरीर के अंदर कौन कौन से दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से डिजीज या रोग उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में अपने चर्चा करनी है। तो मेन जो हमारे कंपटीशन का टॉपिक रहता है वो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन रहते हैं, जो एग्जैक्टली सीधा पेपर के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है या किस हार्मोन की कमी से ये रोग हो जाता है, या हमारे शरीर के अंदर और भी इनसे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य होते हैं। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर की ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन। चलिए पहले तो हम ये देखते हैं कि मानव शरीर के अंदर ग्रंथियां जो है वो है कौन कौन सी। देखिए मैं एक रफली सा डायग्राम आपके साथ बना देता हूं, ठीक है, उससे अपने समझ लेंगे। देखिए आप,
ये मुख्य रूप से अगर मानव का अपने मस्तिष्क की बात कर लें, सबसे ऊपर मानव का मस्तिष्क या ब्रेन होता है, ठीक है। ये अपने नेक मान लेते हैं, ग्रीवा हमारी नेक। इसके नेक के बाद में हमारा धड़ वाला पार्ट शुरू हो जाता है। इस धड़ वाले पार्ट को भी अलग करने के लिए एक हमारे पास बीच में हमारे पेट के एक पर्दा होता है जिसको हम डायफ्राम बोल देते हैं। डायफ्राम पेट के अंदर एक पर्दे नुमा या एक पट्टी नुमा संरचना है जो हमारे उदर वाला या हमारा जो ग्रीवा से नीचे वाला जो भाग है उसको दो भागों में बांट देते हैं। इसका ऊपर वाला भाग जो होता है इसको हम सामान्य रूप से वक्ष बोल देते हैं, वक्ष। इंग्लिश में इसको थोरैक्स बोल देते हैं, थोरैक्स। और नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम सामान्य रूप से उदर बोल देते हैं, उदर, ठीक है। एब्डोमेन, पेट जिसको हम सामान्य रूप से बोलते हैं। तो ये डायफ्राम के द्वारा वक्ष और उदर दो भागों में बटा होता है। अब वक्ष वाले भाग में मुख्य रूप से हमें जो संरचनाएं दिखाई देती है वो संरचनाएं होती है हमारे फेफड़े। ये हमारा राइट फेफड़ा होता है और ये हमारा लेफ्ट फेफड़ा है, ठीक है, दायां फेफड़ा। तो ये जो संरचनाएं है ये फेफड़ों के रूप में। अब इस फेफड़े के लेफ्ट वाला जो फेफड़ा होता है हमारा, इसके ठीक पास ही हमारी हार्ट होता है। लेफ्ट वाला जो फेफड़ा है इसके पास ही हमारा क्या है, हार्ट, हृदय है। ये हमारा हृदय है। तो वक्ष के अंदर पाई जाने वाली मुख्य संरचनाएं फेफड़े और हमारा क्या रहता है, हार्ट रहता है। अब यहां अगर हम बात करें तो ये हमारी मुख, और मुख से ये जो नलिका अंदर आ रही है इसको अपने आहार नाल बोलते हैं, आहार नाल। तो इस आहार नाल से जुड़ी हुई जितनी भी संरचनाएं हैं वो मोस्टली हमें जो दिखाई देती है वो उदर वाले भाग में दिखाई देती है, बल्कि सीधी नलिका के रूप में ये शरीर के अंदर से आती है यहाँ से और सीधी पेट वाले हिस्से में जाके अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ आहार नलिका जो है इससे जुड़ी हुई कुछ पार्ट्स हम बात करेंगे, जिसमें आहार नलिका का एक पार्ट हम यहाँ देखेंगे जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं जिसको, ठीक है। चलिए इसके बाद में इसी उदर वाले भाग में, इसी उदर वाले भाग में हमारी किडनी भी होती है और इसी उदर वाले भाग में यहां हमारा लीवर भी होता है राइट साइड में। ये यकृत है हमारा और ये किडनी जिसको अपने वृक्क बोल देते हैं। तो ये वृक्क भी संख्या में दो होते हैं, ये हमारा राइट वृक्क है और ये हमारा लेफ्ट वृक्क है, ठीक है। और इसके बाद में सबसे नीचे ये हमारे जननांग होते हैं, जननांग, ठीक है। तो ये मानव शरीर की एक कॉमन सी स्ट्रक्चर होती है। सबसे ऊपर ब्रेन, उसके बाद में ये हमारा नेक वाला पार्ट, इसके बाद जितनी भी शरीर का नीचे वाला धड़ वाला पार्ट है इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। ऊपर वाला जो भाग है उसको वक्ष, थोरैक्स की संज्ञा दी है। जो बीच में पट्टी जो इन दोनों को अलग करती है उसको हमने डायफ्राम बोला है और उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको हमने एब्डोमेन या उदर बोला। तो यहाँ ऊपर वाली संरचनाओं में हमें दिखाई दे रही है लंग्स या फेफड़े, और लेफ्ट वाला फेफड़ा है उसके पास हमारा दिखाई दे रहा है हार्ट या हृदय, और नीचे एब्डोमेन वाले पार्ट में एक तरफ तो हमें यकृत दिखाई देता है और यकृत के ठीक नीचे ये दोनों तरफ हमारे क्या है, वृक्क बने हुए, किडनी बनी हुई है, और सबसे नीचे जो हमारे शरीर का पार्ट रहता है वो जननांगों का पार्ट रहता है, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स का पार्ट रहता है। अब देखिए आप, मानव शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती है उनकी लोकेशन इस पूरे शरीर में कहां कहां कैसे मिलती है और उनके नाम क्या है। सबसे पहले अपने इस मस्तिष्क की बात करते हैं। मस्तिष्क के अंदर हमारी दो ग्रंथियां मुख्य रूप से हमें मिलती है। एक ग्रंथि जो होती है उसको हम पीनियल ग्रंथि बोलते हैं, नाम याद रखिए आप। हो सकता है पेपर के अंदर सीधी सीधी इनके पहले लोकेशन ही पूछ ले आपसे। हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे ऊपर वाली जो ग्रंथि होती है उसको पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। इस पीनियल ग्रंथि के ठीक नीचे मस्तिष्क का एक भाग रहता है, उसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि। यानी कि मस्तिष्क वाला जो भाग है उसके अंदर पाई जाने वाली दो ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में, एक पीनियल ग्रंथि के रूप में और दूसरी कौन सी रहती है हमारे पास, पीयूष ग्रंथि के रूप में। इसके बाद में ये जो नेक वाला पार्ट है हमारा, इस नेक वाले पार्ट के अंदर भी अगर इसको मैं यहां से अलग करके दिखाऊं यहां, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि इसके दोनों तरफ एक ग्रंथि की संरचना हमें दिखाई देगी इस हिसाब से, ठीक है। नेक वाले पार्ट के दोनों तरफ ये देखिए आप, इस पार्ट के दोनों तरफ ये आपको जो दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। इस ग्रंथि को बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। यानी कि यहां जो हमें ग्रंथि दिखाई देगी यहां नेक वाले पार्ट में, इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। और इसी थायराइड ग्रंथि के ऊपर दोनों तरफ दो दो ग्रंथियां हमें और दिखाई देती हैं, उन ग्रंथियों को हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड।
पैरा का मतलब होता है साइड में, विज्ञान में जहां भी पैरा शब्द आता है उसका मतलब साइड में, यानी कि थायराइड ग्रंथि जो है उसके साइड में दोनों तरफ जो ग्रंथियां पाई जाती है उनको अपने बोल देते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो अभी तक मैंने 4 ग्रंथियों की लोकेशन के बारे में आपको बताया। 2 मस्तिष्क से जुड़ी हुई ग्रंथियां हैं, पीनियल ग्रंथि, और दूसरी हमारे पास कौन सी है, पीयूष ग्रंथि के रूप में। और उसके बाद में 2 ग्रंथियां हमारे नेक वाले पार्ट में हमें दिखाई देती है, एक थायराइड ग्रंथि के रूप में और थायराइड ग्रंथि के साथ ही बाहर की तरफ निकली हुई ग्रंथियां जिनको हम क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये 4 ग्रंथियां तो हमारे धड़ से ऊपर वाले भाग में मिलती है। इसके बाद में एक ग्रंथि हमें दोनों लंग्स के बीच में मिलती है, दोनों लंग्स के बीच में दिखाई देती है। इस ग्रंथि को हम बोलते हैं थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो ये भी हमारी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो थाइमस ग्रंथि की लोकेशन पूछ ले आपसे, तो दोनों लंग्स के बीच में आहार नाल वाले भाग के पास जो ग्रंथि पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि बोलते हैं। इसके बाद में देखिए आप, ये जो वृक्क है हमारे, इस वृक्क के दोनों तरफ ऊपर की ओर, ऊपर की ओर इस प्रकार से, ठीक है, वृक्क जो है उनके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है दोनों तरफ। ये 2 ग्रंथियां हो गई, कहने का मतलब इस ग्रंथि को हम बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि के नाम से, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल। तो ये भी हमारे शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, जो कहां पाई जा रही है, दोनों वृक्क के ऊपर वाली साइड में पाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद में ये आहार नाल से जुड़ा हुआ हमारा एक भाग है जिसका नाम मैंने दिया अग्नाशय। तो ये अग्नाशय भी हमारे शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करती है, अग्नाशय ग्रंथि के रूप में। और इसके बाद में सबसे लास्ट में हमारे पास जन्नांग जो है, ये भी हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में काम करते हैं। तो जन्नांगों का मेल और फीमेल के हिसाब से जो ग्रंथियां उनके अलग अलग नाम होते हैं हमारे पास। मेल यानी कि पुरुष के अंदर ये जो ग्रंथियां होती है इनको हम वृषण बोल देते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में, और फीमेल या महिला जो होती है उसके अंदर हम इसको ओवेरी या अंडाशय बोल देते हैं, ओवेरी या अंडाशय। तो अब अगर आप मानव शरीर के अंदर कुल मिला के ग्रंथियों की संख्या की अगर अपने बात करें तो देखिए 2 ग्रंथियां तो यहां हमने पढ़ी, 2 ग्रंथियां यहां हमने पढ़ी, 4 ग्रंथियां तो यहीं पूरी हो जाती है हमारी। 5वीं ग्रंथि हमारी थाइमस ग्रंथि के रूप में ये रही 5 नंबर पे। 6 नंबर पे जो ग्रंथि हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी कौन सी, एड्रिनल ग्रंथि के रूप में। 7 नंबर पे जो हम ग्रंथि पढ़ रहे हैं वो हमारी कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। 8 नंबर पे हमारी वृषण, और 9 नंबर पे हमारी कौन सी, अंडाशय। तो मानव शरीर के अंदर मुख्य रूप से 8 ही प्रकार की ग्रंथियां होती है। 8 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये 7 तो कॉमन होती है सभी में। 8वीं ग्रंथि अगर मनुष्य है, सॉरी मानव पुरुष है तो उसके अंदर क्या होगी, वृषण के रूप में होगी, तो 8वीं ग्रंथि। और अगर महिला है तो उसके अंदर 8वीं ग्रंथि जो है वो किसके रूप में होगी, अंडाशय के रूप में होगी। तो मानव शरीर के अंदर कुल मिला के 9 प्रकार की, लेकिन 8 ग्रंथियां जो है वो दिखाई देती है मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग रूप में। अब ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इन सभी ग्रंथियों के अंदर सबसे बड़ी या लार्जेस्ट ग्रंथि की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करूं तो वो ग्रंथि रहती है हमारी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी कौन सी है, थायराइड ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में हमें दिखाई देती है। जबकि सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में अगर अपने बात करें तो हम पीयूष ग्रंथि का नाम भी लिख सकते हैं। मटर के दाने के बिल्कुल समान आकार वाली, छोटे आकार वाली ग्रंथि होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। लेकिन पेपर के अंदर ये नाम अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखिए आप, अगर ये अंतःस्रावी वर्ड नहीं पूछा जा रहा है पेपर में स्पेशली, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डायरेक्टली अगर पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हम बताएंगे यकृत। लीवर जो है मानव शरीर का, जिसको हमारे शरीर की प्रयोगशाला या हमारे शरीर की लेबोरेटरी हम बोलते हैं, प्रयोगशाला जो है, यकृत जो है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ना मैं अंतःस्रावी बोल रहा हूं, ना मैं बहिस्रावी बोल रहा हूं, कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सीधा डायरेक्ट वर्ड बोल रहा हूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हम बताएंगे यकृत ग्रंथि। लेकिन यकृत जो होता है यह अपने आप में बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथि होती है। बहिस्रावी प्रकार, कहने का मतलब इसका जो स्त्राव है वो किसी न किसी नलिका के माध्यम से शरीर में जाता है, ट्यूब के माध्यम से जाता है। तो इसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि में तो काउंट नहीं करते, लेकिन ग्रंथि के अंदर जरूर काउंट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्त्रावी प्रकार का। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, तो भी हम नाम किसका लेंगे, यकृत का ही। ठीक है। इसके बाद में देखो एक ग्रंथि मैं आपको और बताता हूं, अग्नाशय ग्रंथि। यह अग्नाशय ग्रंथि जो होती है इसको हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, मिक्स ग्लैंड कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आगे हम बात करेंगे, ये वो ग्रंथि है तो जो एंजाइम भी बनाती है, और ये वो ग्रंथि है जो हार्मोन भी निकालती है। तो दोनों काम एक ही ग्रंथि के माध्यम से पूरे होते हैं। इसलिए हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि के रूप में कौन सी ग्रंथि जानी जाती है, तो ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि के रूप में। पैनक्रियाज इंग्लिश में अपने इसको बोलते हैं, पैनक्रियाज।
और सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में कौन सी रहती है? थायराइड ग्रंथि। तो आपको अब मानव शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, पहले आप उनके नामों से परिचित हो गए होंगे, क्योंकि ये जो क्लास देख रहे हैं ये साइंस के साथ साथ आर्ट्स मानविकी वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ये काम समझना। तो उनको सूक्ष्म स्तर से समझाना पड़ेगा कि पहले जीव किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं, उत्तक किसे कहते हैं, ग्रंथि किसे कहते हैं, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, हार्मोन क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, और फिर हम एक एक की बात करें तो ग्रंथि में हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां जो है वो हमारे मानव शरीर में कहां कहां कैसे होती है, उसके बारे में अभी हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया है। अभी हम मूल टॉपिक पे फिर भी नहीं आए हैं। अभी तक मैं आपको इस क्लास के अंदर सिर्फ हमारे शरीर की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो नियंत्रण और समन्वय से संबंधित है, उसके बारे में बता रहा हूं। इसके बाद में जब हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तो इसी मस्तिष्क वाले भाग की बात करेंगे जो हम सबसे ऊपर पढ़ रहे हैं, और इसी मस्तिष्क का नीचे की तरफ हमारा पीछे की ओर भाग जो जा रहा है, जिसको हम बैकबोन बोल रहे हैं, मेरुरज्जु बोल रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। तो अब हम इन तमाम 9 की 9 ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स और इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पीनियल ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक हम इसी क्रम में इनको पूरा कर देंगे ताकि आपके बिल्कुल क्लियर भी रहेगी चीजें। तो सबसे पहले मैं जिस ग्रंथि के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूं वो है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, देखिए आप, पीनियल ग्रंथि जो होती है ये हमारे शरीर के अंदर सबसे ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है। तो ये मस्तिष्क वाले भाग में मिलती है, मस्तिष्क वाले भाग में। और मस्तिष्क का भाग भी अगर आपसे पेपर में पूछ ले, मस्तिष्क वाला भाग भी अगर आपसे पेपर में पूछ ले, तो मस्तिष्क का जो मध्य भाग होता है, आगे हम बात करेंगे, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ये मध्य भाग वाले भाग में पाई जाती है, मध्य भाग वाले पार्ट में अपने को मिलेगी। और मध्य भाग का भी सबसे ऊपरी भाग होता है, उसको हम एपिथैलेमस बोलते हैं। याद रखिए आप, क्या बोलते हैं? एपिथैलेमस। एपी का मतलब होता है ऊपर, थैलेमस का मतलब होता है थैला। सबसे ऊपर वाला जो थैला है हमारा एपिथैलेमस, मध्य भाग को अपने थैलेमस बोल देते हैं। और थैलेमस के आगे 3 भाग होते हैं, एपिथैलेमस, फिर थैलेमस, और उसके बाद में नीचे वाला जो भाग होता है उसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि की जब हम बात करेंगे, पीयूष ग्रंथि की, तो उसके अंदर हम बताएंगे कि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो एक तरीके से क्या होता है, हाइपोथैलेमस वाले भाग में होती है, जबकि पीनियल ग्रंथि का अगर आपसे पूछ ले तो एपिथैलेमस वाले भाग में होती है। तो आप इसको भी अगर नहीं याद रखें तो इस वर्ड को आप जरूर याद रखिए कि पीनियल ग्रंथि की पोजीशन मस्तिष्क के कौन से भाग में होती है, तो ये एपिथैलेमस वाले भाग में होती है। अब देखिए, ये ग्रंथि जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इसको सामान्य रूप से कई बार हमारे शरीर की थर्ड आई बोला जाता है, तीसरी आंख। अभी तक आपने शिव जी की सुनी होगी तीसरी आंख, लेकिन आपको पता हो कि हमारे शरीर में भी हमारी थर्ड आई होती है, तीसरी आंख होती है। क्यों बोलते हैं इसको तीसरी आंख, उसके भी बाद में चर्चा करेंगे अपने। इसी आंख को अपने मानव शरीर की जैविक घड़ी भी बोला जाता है, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल क्लॉक। एक तो आपके घर में घड़ी होती है, आपके मोबाइल में घड़ी है जो आपको समय बताती है। एक हमारे शरीर के अंदर भी ऐसी घड़ी है जो हमारे 24 आवर की गतिविधियों को नियंत्रित करती है या उनको सेट रखने का काम करती है, किस समय हमें किस प्रकार की क्रियाएं करनी है उसको सेट करती है। तो ये हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक भी है। और एक बात मैं और भी कहूंगा, इसको हमारे मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क की रेत। ये नाम क्यों दिए जाते हैं इनकी, मैं जब पीनियल ग्रंथि के बाद में ब्रेन पढ़ाऊंगा तब आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि कैसे ये पीनियल ग्रंथि जो है ये इन नामों से जानी जाती है। इसको अपने बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहते हैं, इसको हम मस्तिष्क की रेत क्यों कहते हैं, सैंड ऑफ ब्रेन बोलते हैं इसको, अपने सैंड ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की रेत के नाम से। तो ये तो एक इसका जनरल इंट्रोडक्शन है कि ये क्या काम करती है। अब अपने जो मेन मुद्दे की बात है कि इस पीनियल ग्रंथि से हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं और वो हार्मोन हमारे शरीर के अंदर कौन सी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, कौन सी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उसके बारे में हमें डिटेल से पहले बात करनी है। तो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आप पीनियल ग्रंथि की मैं बात करता हूं, पीनियल ग्लैंड की बात करता हूं। देखिए, पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। देखिए, हमारा शरीर जो है उसका सबसे बाहरी आवरण होता है, उसको हम त्वचा बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। सबसे बाहरी आवरण जो हमारे शरीर को ढके हुए पूरे को, उसको हम क्या बोलते हैं, त्वचा बोलते हैं। और सामान्य विज्ञान की दृष्टि से आपको मैं बता दूं, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछ, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछ ले तो उस अंग का नाम त्वचा होता है। ग्रंथि तो अभी मैंने बताई आपको यकृत है,
जबकि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। ये त्वचा जो है ये जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, क्योंकि मैंने बताया आपको कोई भी अंग है वो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? कोशिका तो होगी। तो ये जो कोशिकाएं होती है त्वचा की, इनको मेलेनोसाइट बोला जाता है। देखिए इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? अपने मेलेनोसाइट सेल्स बोलते हैं इनको, मेलेनोसाइट सेल्स। अब एक मेलेनोसाइट सेल जो होती है उसकी अगर अपने स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे इस कोशिका को एक को मैं अलग कर लेता हूं, यह मेलेनोसाइट सेल, यह मेलेनोसाइट सेल, एक कोशिका को मैंने अलग कर लिया है और इसकी संरचना मैं आपको बताऊं। देखो इस मेलेनोसाइट कोशिका जो होती है इसका मेन काम होता है हमारी त्वचा को रंग प्रदान करना। हमारी त्वचा को क्या प्रदान करना? रंग प्रदान करना। यानी कि त्वचा जो होती है उसके अलग अलग रंग होते हैं, है ना। विश्व के अलग अलग भागों में रहने वाले लोगों की त्वचा का रंग क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। ये डिपेंड करता है मेलेनोसाइट पे। कहने का मतलब हमारा जो वर्ण होता है, हमारा जो कलर होता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट कोशिकाओं के अंदर एक स्पेशल प्रकार का वर्णक बनता है, एक स्पेशल प्रकार का वर्णक बनता है जिसको मिलेनिन कहा जाए। मिलेनिन कहा जाए। कौन सा वर्णक मिलता है? मिलेनिन। मिलेनिन के नाम से वर्णक मिलता है, मिलेनिन के नाम से। ये वर्णक जो होता है या ये जो पिगमेंट होता है ये कलर में ब्लैक होता है। ये कलर में कैसा होता है? ब्लैक, काले रंग का वर्णक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सभी के शरीर में मिलेनिन बनता है, काले रंग के लिए उत्तरदायी होता है, तो फिर सभी मनुष्यों का रंग काला होना चाहिए था। गोरे लोग जो हैं धरती पे क्यों हैं? तो उसी का रीजन मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो मिलेनिन वर्णक है ये हमारे शरीर को एक तो ब्लैक कलर प्रदान करने का काम करते हैं, दूसरा ये हमारे शरीर में सूर्य से आने वाली जो विकिरणें होती है उनके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पेरा बैंगनी किरणें होती है, उन पेरा बैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमारे शरीर के अंदर नहीं जाने देता। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनको हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है, क्योंकि अगर वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी तो विभिन्न प्रकार की कैंसर जनित हमारी कोशिकाओं के विभाजन को बढ़ा देगी, कैंसर की स्थिति पैदा कर सकती है। इसलिए हमारे शरीर की एक तरीके से सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है मिलेनोसाइट सेल्स, काले रंग वाला मिलेनिन वर्णक हमारा। तो आप ये मत मानिए कि अगर आपके शरीर का रंग काला है तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि आप अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आपके शरीर के अंदर आप नहीं जाने देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर अपने बात करें इस तरीके से, ये 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा है। सूर्य का ताप सबसे ज्यादा इसी रेखा के आसपास पड़ता है। और वो वेस्ट इंडीज वाले खिलाड़ी आपने भारत में खेलते हुए देखे होंगे, क्रिस गेल, डेरन ब्रावो, है ना। तो वो इजीली हमारी सिचुएशन में आराम से खेल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हमारे से भी ऊंचे तापमान में वो रहते हैं। तो उनका जो काला रंग है, उस काले रंग का कारण वो भगवान ने नहीं दिया है उनको, बल्कि उस प्रकार की जलवायु में उन्होंने जन्म लिया है जहां अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा आती है, अल्ट्रावायलेट या पैराबैंगनी किरणें ज्यादा आती है, तो उसको अवशोषित करना बहुत जरूरी है। तो भगवान ने सोच समझ के सारी स्थिति हमारे बनाई है। इसके विपरीत जब अमेरिका में रहने वाला कोई व्यक्ति या इंग्लैंड में रहने वाला कोई व्यक्ति भारत खेलने के लिए आता है, तो मान लो टेस्ट मैच हो रहे हैं, तो टेस्ट मैच 5 दिन चलता है, तो आपने कई बार देखा होगा वो अपनी नाक के ऊपर इस तरीके से व्हाइट पट्टी या व्हाइट कोई क्रीम लगा के खेलते, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्व करने का सबसे सेंसिटिव पॉइंट जो है वो हमारा नाक ही होता है, या नाक के आसपास वाली ये त्वचा होती है। तो कई बार आपने देखा होगा मिलेनिन वर्णक के कारण बहुत सारे प्रकार की नाक और इसके आसपास झाइयां वगैरह बन जाती है। तो उसका रीजन जो है वो कहीं ना कहीं का हमारे क्या है, मिलेनिन वर्णक है। उसका एक जगह इकट्ठा होने की वजह से अब वो फैल नहीं पा रहा है। तो ये जो वर्णक है ये एक तरीके से हमारे शरीर के वर्ण या रंग के लिए भी उत्तरदायी है, और इसके साथ साथ हमारे शरीर का ये क्या है, सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करते हैं। अब ये चीजें तो मैं आपको स्किन के संबंध में बता रहा हूं, इन सब चीजों का पीनियल ग्रंथि से क्या संबंध है उसकी मैं आपको बात बता रहा था। देखिए आप, ये जो पीनियल ग्रंथि है हमारे शरीर की, पीनियल ग्रंथि, इस पीनियल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन निकलता है जिसको मिलेनोसाइट, जिसको मिलेटोनिन हार्मोन बोलते, मिलेटोनिन हार्मोन। देखिए आप, मिलेटोनिन हार्मोन, ठीक। इसी प्रकार से एक ग्रंथि इसके ठीक पास में एक और होती है जिसको हम पीयूष ग्रंथि का नाम दे रहे हैं, पीयूष ग्रंथि का नाम दे रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम दे रहे हैं। इस पीयूष ग्रंथि से भी एक हार्मोन निकलता है जिसको शॉर्ट में हम MSH हार्मोन बोलते, मिलेटोनिन या मिलेटिन स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, मिलेटिन स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। स्टिम्युलेशन का मतलब होता है किसी चीज को उत्प्रेरित करना, किसी चीज का प्रेरक का काम करना, उसको उकसाना, उसको एक्टिव करना, ये स्टिम्युलेशन कहलाता है। तो ये मिलेटिन जो हार्मोन बनाने वाली ये जो कोशिकाएं हैं, इनको उत्प्रेरक की भूमिका में लेके आएगा।
या इनको उकसा के एक्टिव करेगा। एक्टिव करने का हमारा मतलब यह है कि मिलेनिन जो कण बन रहे थे उसके निर्माण की प्रक्रिया को यह क्या करेगा, निर्माण के प्रक्रिया को प्रेरित करेगा। कहने का मतलब हमारे स्किन की मेलेनोसाइट सेल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा मिलेनिन नाम के पिगमेंट्स बनेंगे, काले रंग वाले। दूसरा, ये निर्माण करने के बाद इनको हमारी स्किन की कोशिकाओं में चारों तरफ फैलाने का काम करता है। ठीक है, फैलाने का काम करता है, यानी कि निर्माण भी करवाता है और मिलेनिन वर्णक जो है इसको क्या करता है, फैलाने का काम भी करता है। अब आप सोचोगे ये सेंटर वाले भाग में बन रहा है, अगर ये सारा यहां से निकल के साइडों में चला गया तो बीच में से खत्म हो गया। तो अगर आप मानव को देखोगे तो कहीं से वो गोरा नजर आएगा, कहीं से वो काला नजर आएगा। हर एक मानव के शरीर के ऊपर अलग अलग कलर की त्वचा में दिखाई देने लग जाएगी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी एक तरीके से। तो भगवान ने इसी एमएसएच के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए एक ग्रंथि और बना दी हमारे शरीर में, जिसका नाम क्या है, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला मिलेनिन हार्मोन इसी चारों तरफ गए हुए मिलेनिन वर्णक को वापिस केंद्र की तरफ लेके आने का काम करता है, इसका वापिस संकेंद्रण करता है। यानी कि यहां बनेगा, चारों तरफ फैलेगा, फिर ये अंदर की तरफ आएगा। कहने का मतलब हमारे शरीर के हर एक कोशिका में मिलेनिन वर्णक को समान रूप से वितरित करने का जो काम है वो दो हार्मोन मिलकर करते हैं। एक हमारा एमएसएच हार्मोन होता है जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और एक हमारा पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिलेटोनिन हार्मोन बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर की त्वचा का रंग कौन से हार्मोन के कारण बनता है, या हमारी त्वचा के रंग को प्रभावित करने वाले हार्मोन कौन से होते हैं। तो अकेला मिलेटोनिन हार्मोन नहीं है, यह ध्यान रखना। मिलेटोनिन के साथ साथ एमएसएच हार्मोन जो है वो भी हमारी शरीर की त्वचा जो है उसके कलर को प्रभावित करता है, या हमारी त्वचा का रंग कैसे बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, तो वो भी डिसाइड करते हैं ये दोनों हार्मोन मिलकर। तो जैसा मैं गोरे लोगों की बात कर रहा था आपके सामने, तो उनमें क्या होता है, मिलेनोसाइट सेल में मिलेनिन का निर्माण ही कम होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है, वहां पे सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी ज्यादा पड़ती है ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो उतनी सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है जितनी भूमध्य रेखा के आसपास वाले भाग में पहुंचती है, या जैसे भारत में कर्क रेखा वाला भाग है उसके आसपास वाले एरिया में ज्यादा हमें दिखाई देती है। तो कहने का मतलब यह है कि त्वचा का रंग जो है वो दो हार्मोन के प्रभाव से होता है, पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला मिलेटोनिन हार्मोन और दूसरा पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एमएसएच हार्मोन, मिलेटिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है मिलेनिन कणों के निर्माण को बढ़ावा देता है, और निर्माण होने के बाद इनको चारों तरफ फैलाने का काम करता है, और फैले हुए मिलेनिन कणों को वापस एक जगह इकट्ठा करने का काम जो है वो कौन करता है, मिलेटोनिन हार्मोन करता है। तो मिलेटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है जो मुख्य रूप से हमारी त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है, वर्ण के लिए उत्तरदायी। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट ग्लैंड कंप्लीट की है, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि के अन्य जो नाम है वो आप जरूर याद रखना, सामान्य रूप से पूछ लिए जाते हैं कि जैविक घड़ी हमें किसको बोलते हैं, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में 24 ओवर की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, 24 ओवर की वो सारी गतिविधियां हमें पीनियल ग्रंथि से कंट्रोल होती है, या हमारे शरीर की जो क्लॉक होती है वो सारी पीनियल ग्रंथि से कंट्रोल होती है। जैसे मान लो आपको रात को सोने का समय आपका 12 बजे का है, 12 बजे सोओगे तो आप सुबह 6, 6:30, 7 बजे आप उठोगे। अब आपने एक दिन कोशिश की कि मुझे 4 बजे उठना है, और आप उठ गए, लेकिन उठने के बाद आप पूरे दिन शरीर में आपकी जो क्रियाएं हैं वो सेट नहीं है, आपको थकान महसूस हो रही है, या आपको नींद आ रही है, या आपकी सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो रही है। इसका मतलब आपकी जो पीनियल ग्लैंड है, आपकी जो पीनियल ग्लैंड है जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक का काम कर रही थी वो सेट नहीं हो पा रही। तो इसको सेट करने के लिए हमें कई दिन लगेंगे। अब जैसे मान लो अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति जब भारत आता है तो दोनों के समय अंतराल में अंतर है, दोनों के समय में अंतर है, तो वो अगर सीधा डायरेक्टली भारत आता है तो उसको भी कुछ दिन लगेंगे भारत में एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि उसकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अमेरिका के समय के अनुसार सेट है, और हमारा समय जो है वो क्या है, अलग है। तो कहने का मतलब शरीर में होने वाली ये जो 24 ओवर का जो समय का बैलेंसिंग है ये भी हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि करती है, पीनियल ग्लैंड करती है। इसलिए हमारे शरीर की इसको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है, जैविक घड़ी बोला जाता है। अब इसको मस्तिष्क की रेत क्यों कहा जाता है ये मैं आपको जब ब्रेन वाला पार्ट पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। तो ये हमने पहली अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में पहली ग्रंथि पूरी की है जिसको हमने नाम दिया है पीनियल ग्रंथि का। कल अपने अगले वीडियो लेक्चर के अंदर पीयूष ग्रंथि, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि जिसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं पीयूष ग्रंथि। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे शरीर की अन्य जितनी भी ग्रंथियां होती है उन सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रभाव सभी रूप में दिखाती है। जैसे स्टार्टिंग हमने पीनियल ग्रंथि से की थी, और देखिए आप पीयूष ग्रंथि ने इसके भी हार्मोन की क्रिया जो है उसको प्रभावित किया है।
उसको प्रभावित किया। देखिए, तो इसी प्रकार से पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो हमारे शरीर की बाकी तमाम ग्रंथियों के हार्मोन्स को किसी न किसी रूप में उत्प्रेरित करने का या उसको संदमित करने का या प्रेस करने का काम करता है। तो ये पीयूष ग्रंथि को इसीलिए अपने हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसको हम शरीर का सभी अन्य ग्रंथियों की नियंत्रक ग्रंथि के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब पीयूष ग्रंथि जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम हाइपोथैलेमस वाले भाग की बात करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि से बड़ा मास्टर भी हमारे शरीर में एक और है जिसके अंदर ये स्थित होती है, जिसको हाइपोथैलेमस बोला जाता है। हाइपोथैलेमस के अंदर पीयूष ग्रंथि है। तो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। तो ये आजकल हमारे शरीर की एक नवीन ग्रंथि के रूप में हाइपोथैलेमस वाला भाग जो हमारे शरीर की बाकी सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, भूख को, प्यास को, सभी क्रियाओं को। तो हाइपोथैलेमस भी अपने आप में महत्वपूर्ण सेंटर है हमारे दिमाग का जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। उसको हम ब्रेन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, पीयूष ग्रंथि को हम अंतःस्रावी ग्रंथि वाले भाग में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करूंगा आज का वीडियो लेक्चर की ये जो सामान्य विज्ञान की जो हमारी पहली क्लास थी ये आपकी पूरी तरीके से समझ में आई होगी। कल अपने इसी पार्ट को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए अगली महत्वपूर्ण ग्रंथि पीयूष ग्रंथि और उससे निकलने वाले हार्मोन के ऊपर बात करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। आने वाली सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर हम जितने भी चैप्टर्स हैं उनका 1 बाय 1 करके इसी तरीके से डिसेक्शन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे और आपको तमाम प्रकार की लर्निंग मटेरियल जो है वो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मिलता रहेगा। मिलते हैं कल नई ऊर्जा, नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।